हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा लेक्चर 9 है जिसमें हम परिवार संबंधी विधान पढ़ेंगे। सोशल लॉज रिलेटेड टू फैमिली। ठीक है, इसमें पहला क्या है देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। स्वतंत्र भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान संपत्ति पर अधिकार देने के लिए सन 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया। यह पूरे भारत में हिंदू स्त्रियों को मिलने वाली संपत्ति अधिकार की एक समान और सरल व्यवस्था लागू की गई। तो इस विधान में क्या हुआ कि स्त्रियों को भी संपत्ति पर अधिकार मिलने लगा और जो भी महिलाएं परिवार में होती हैं उनको भी संपत्ति पर अधिकार मिलता है। पुत्रियों को पुत्र के समान ही संपत्ति पर अधिकार मिलने लगा। यदि पत्नी है या माँ है और उनको भी संपत्ति पर अधिकार मिल सकता है। तो इस तरह यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले ही उसके विवाहित पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो जाए तो पुत्र के विधवा और उसके बच्चे अथवा मित्र पुत्री के मृत पुत्री के बच्चों को अपने पिता अथवा पति के हिस्से से संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं रखा गया है और संपत्ति में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है हिंदू नाबालिगी तथा संरक्षता अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो यहाँ पे उस तरह के बच्चों के लिए कानून बनाया गया है जो किसी नाबालिग बच्चे का संरक्षण कोई पिता या कोई पुरुष सदस्य ही हो सकता था। ऐसे बच्चे की संपत्ति का चाहे कोई कितना भी दुरुपयोग कर ले, उसकी माँ कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तो इस कानून के द्वारा ये अधिकार दिया गया कि किसी भी बच्चे को 18 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे को नाबालिग माना जाएगा। और इसमें बच्चे के संरक्षक को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है प्राकृतिक संरक्षक तथा दूसरा है न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। पिता की मृत्यु होने पर माँ बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक होगी तथा माँ की मृत्यु होने पर पिता को बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक माना जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि किसी भी हालत में अगर बच्चा नाबालिग रह गया है और उसके संपत्ति का दुरुपयोग किसी के द्वारा किया जाता रहा था तो उस चीज़ में इससे कंट्रोल लगा और किसी भी संरक्षक को किसी बच्चे की संपत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया। नेक्स्ट है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो यदि किसी पुरुष और स्त्री के संतान नहीं है तो वो किसी दूसरे के बच्चे को दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण कर सकता है। इसमें है कि हम बाहर से किसी बच्चे को गोद लेकर के, अगर कोई दंपत्ति निसंतान है तो वो किसी परिवार के बच्चे या परिवार के बाहर से भी किसी बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले लेते हैं और उसके बाद फिर उसे अपने संपत्ति पे अधिकार देते हैं और पुत्र के समान ही उसका पुत्र पुत्री के समान ही उसका पालन पोषण करते हैं। और यदि परिवार में किसी भी कोई ऐसा सदस्य है जिसके कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो वैसे में भरण पोषण अधिनियम भी लाया गया जो कि पत्नी, विधवा, पुत्र वधू, नाबालिग बच्चे, वृद्ध माता पिता एवं दूसरे आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने से संबंधित है। नेक्स्ट है स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956। तो इसमें है कि वेश्यावृत्ति करवाने के लिए या फिर किसी भी तरह से
स्त्रियों का दुरुपयोग करने के लिए जो भी लोग उनका व्यापार करने लगते हैं, तो उस पर रोक लगाने के लिए ये कानून बनाया गया है, जिसमें किसी भी स्त्री को बहला फुसला करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सके, और यदि ऐसा करते हुए किसी को पाया जाता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है और उसे जेल जाना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विवाह और परिवार से संबंधित बहुत से सामाजिक विधान बनाए गए, बहुत से कानून बनाए गए, जिनकी सहायता से हमारे समाज में पहले से व्याप्त कुरीतियां अगर हैं तो उन्हें सुधारा जा सके, और यदि कानून के अभाव में कोई कुरीति नई कुरीति न बने, इसके लिए पहले से ही विधान बना दिए गए हैं, जिससे कि उन कानून के डर से लोग गलत कार्य करने से डरें और परिवार एवं विवाह को संरक्षण प्रदान किया जा सके। ठीक है। इसके बाद है जाति संबंधी सामाजिक विधान। तो हम जानते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दुष्परिणाम अस्पृश्यता अथवा छुआछूत के रूप में हमारे सामने आया है ना। इस समस्या को दूर करने तथा अस्पृश्य जातियों की दशा में सुधार करने के लिए जो सबसे पहला सामाजिक अधिनियम बनाया गया, उसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 कहा जाता है। तो इस नियम की कुल 17 धाराएं हैं, जिनके द्वारा अस्पृश्य जातियों, अस्पृश्यता का मतलब हो गया अनटचेबिलिटी, या फिर जिसे हम छू नहीं सकते, छुआछूत करना। तो भारत की जाति व्यवस्था में जब हम देखें तो यही देखें कि कुछ जातियों को विशेषाधिकार मिला हुआ और कुछ जातियों को सामाजिक रूप से निर्योग्य घोषित किया गया है। तो जिन जातियों को निर्योग्यता दी गई, उनको इतनी निर्योग्यता दी गई कि वो सामाजिक रूप से कहीं सार्वजनिक जगह पे आ जा नहीं सकते थे, और उनके साथ अछूत के जैसे व्यवहार किया जाने लगा था। तो ये जो मानसिकता जो थी वो लोगों की बदल नहीं रही थी, और उस कानून भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद भी लोग इस मानसिकता से उबर नहीं पा रहे थे। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए कानून बनाने की आवश्यकता हुई, जिसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कहा गया। वो 1955 में बना। इसके बाद है अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989। तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार ने यह अधिनियम पारित किया, जो 30 जनवरी 1990 से पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। वास्तव में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी होने के कारण अनुसूचित जातियों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाने लगे थे। इन्हें रोकने के लिए इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किस तरह के अपराध को अत्याचार माना जाएगा। इसके लिए कड़े दंड की व्यवस्था की गई। अधिनियम में राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया कि अत्याचार से पीड़ित लोगों को सुरक्षा दी जाए तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास की भी सुविधाएं दी जाए। तो इसके बाद है वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि विभिन्न दुर्बल वर्गों की स्थिति में सुधार करने के साथ अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयत्नों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया जाने लगा कि समाज में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने के साथ सामाजिक और आर्थिक जीवन में उनकी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इनका समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा जनरल असेंबली ने सन 1999 को वृद्ध लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। भारत सरकार ने भी सन 1999 में
में ही वृद्धों के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा करके उनकी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न किया। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा दिया गया एवं 80 वर्ष से अधिक के लोगों को अति वरिष्ठ नागरिक मानकर उन्हें विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं। इनमें असहाय वृद्धों के लिए मासिक पेंशन, यात्रा के किराए में छूट, आयकर में छूट, चिकित्सा सुविधाएं, बचत पर सामान्य लोगों की तुलना में अधिक ब्याज, पारिवारिक शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, देखभाल केंद्रों की स्थापना, वृद्धावस्था गृहों की स्थापना, स्वयंसेवी संगठनों को आर्थिक सहायता, आकस्मिक सहायता की व्यवस्था तथा सचल चिकित्सा वाहनों की सुविधा आदि कुछ विशेष प्रयास किए गए हैं जिससे कि वृद्धों को इनका लाभ मिल सके। उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी भारत में भिक्षावृत्ति, मद्यपान और जातिवाद जैसी भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए सरकार ने समय समय पर अनेक सामाजिक विधान लागू करके इनका समाधान करने का प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी लगातार भारत में विभिन्न सामाजिक विधानों की सहायता से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है और समाज सुधार के लिए अनेक व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और कानून बनाए जा रहे हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर समाज सुधार आंदोलन एवं कानून यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर का नाम बता दें आप लोगों को। ये चैप्टर है संविधान सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में, जिसमें कि हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे और हम उसके राजनीतिक पक्ष को नहीं देखेंगे बल्कि हम ये देखेंगे कि संविधान जो है वो भारत के सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में किस प्रकार हमारे सामने आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।